आवाज नहीं तो नहीं तो कुछ और ना ये अच्छा डायनेमिक प्रॉपर्टीज हाँ Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. एग्जाम की अपडेट कंटेंट यहाँ पे सबसे पहले दो फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। एक होता है एडहेसिव फोर्स, एक कोहेसिव। कोहेसिव का मतलब क्या हुआ, जो डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक, तो हमारा जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ग्लास में पानी डाला हुआ, ठीक है, और जब पानी को मैं नीचे गिरा देता हूँ तब भी उसमें कुछ ना कुछ वाटर पार्टिकल्स रह जाते हैं सबसे। ठीक, अगर वाटर पार्टिकल सरफेस पे रह गए, इसका मतलब वाटर ग्लास सिस्टम में कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है या एडहेसिव फोर्स की वैल्यू? एडहेसिव। ठीक है, क्योंकि वाटर पार्टिकल्स उसके सरफेस पे रह गए थे। अब मैंने क्या कहा, आपके पास कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या, जो ग्लास है उसका जो रेडियस है वो क्या, बहुत ही स्मॉल है, उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक, एक ट्यूब है ग्लास जिसका रेडियस क्या होगा, बहुत। केस में आपने देखा कि जो एडहेसिव फोर्स की वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स। ये पहला सिस्टम है आपका वाटर ग्लास सिस्टम। अब कैपिलरी ट्यूब में देखिए होता क्या है। कैपिलरी ट्यूब की अगर हम लोग बात करें तो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बहुत स्मॉल है और इसमें वाटर ग्लास सिस्टम में एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या करेगा, वाटर को धीरे धीरे ऊपर खींचेगा। एडहेसिव फोर्स ज्यादा है ना, तो जो ग्लास सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। सर आप बार बार अटक रहे हो। तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट।
अब वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मैंने कहा कि वाटर ग्लास सिस्टम में एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कोहेसिव फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्लास होता है वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका रेडियस बहुत कम है। इसका मतलब इसके अंदर जो भी पानी आएगा उसका वेट भी बहुत कम होगा, क्योंकि रेडियस ही बहुत कम था। इसके अंदर जो पानी आएगा उसका वेट भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो उस वेट को एडहेसिव फोर्स खींच सकता है। हम लोग कहते हैं कि अगर सिंपल एक ट्यूब लिया, उसको अगर मैंने पानी में डिप किया तो वाटर राइज नहीं करता, लेकिन जब मैं कैपिलरी ट्यूब लेता हूं तो उसमें वाटर आपका राइज कर जाता है। सिंपल ट्यूब नहीं कर पाता। या सिंपल एक आपने ग्लास लिया, ठीक है, आपके पास ग्लास है, उसको आपने क्या किया, सिंपल जब आपने पानी में डाला तो उसमें वाटर राइज नहीं होता, कहीं पे भी नजर ही नहीं आता आपको कि वाटर राइज, क्योंकि उसका क्या होता है, जो रेडियस बहुत बड़ा होता है तो उसके कारण जो उसके अंदर पानी आएगा उसका वेट भी काफी ज्यादा होगा। तो एडहेसिव फोर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती कि उतने हैवी वेट को वो ऊपर की तरफ खींच सके। ठीक, तो कैपिलरी ट्यूब में ही ऐसा हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी आता है उसकी वो जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। इसका मतलब उस वेट को वो ऊपर की तरफ पुल कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो कुछ ऐसा शेप लेना चाहिए ना। ये क्लियर है? Yes, sir. एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वाटर पार्टिकल्स इससे सरफेस पे ऊपर की तरफ होंगे थोड़े, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू कम। तो ये होता है शेप वाटर का कैपिलरी ट्यूब में। ठीक, adhesive force is greater than cohesive force. ये पहला पॉइंट हो गया था, और इसके कारण आपने कहा कि जो वाटर है कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगा, और इसका शेप कुछ ऐसा होगा। ठीक, कल हम लोगों ने जो एक्सिस प्रेशर पढ़ा था, तो एक्सिस प्रेशर में आपने कहा था P in माइनस P out इज इक्वल टू 2T/R या सिंपल 4T/R। ये हम लोगों का कल का डेरिवेशन था। तो अगर मैं उस वाले शेप को देखूं, उस शेप को दोबारा से देखिए, ये था हमारा शेप जो मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, इधर से प्रेशर आपका लग रहा था P in और इधर से प्रेशर लग रहा था P out, और एक्सिस प्रेशर मतलब कि P in इज ग्रेटर देन P out, ये था। और इन दोनों का डिफरेंस क्या था, 2T/R ड्रॉप के केस। ठीक, अब इस वाले शेप को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा शेप है, ये शेप है ना। ठीक है, अगर ये शेप है इसका मतलब जो कॉनकेव साइड है, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये जो कॉनकेव साइड है यहाँ से प्रेशर ज्यादा होगा। ये सिर्फ समझने का तरीका है। ठीक है, मैंने इस वाले शेप को देखा तो मैंने कहा कि ये कैसा शेप बन रहा है, कॉनकेव मिरर की तरह मेरे को नजर आ रहा है। तो मैंने कहा था कि कहीं से भी अगर ऐसा लिक्विड है जहां पे कॉनकेव साइड बन रहा है तो कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़े के बाद वो भी करना है कि कैपिलरी राइज कितना होगा, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि प्रेशर किस वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा। ठीक, तो कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा। ये पहला पॉइंट था कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि हमें यहाँ पे कांटेक्ट एंगल को डिफाइन करना है। कांटेक्ट एंगल को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे वाटर और ग्लास है उस वाले पॉइंट पे एक से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलोंग द लिक्विड सरफेस। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दोनों सरफेस का मतलब कि वाटर और ग्लास का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है ना, यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं दूसरे को। तो इस वाले पॉइंट पे आपने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया और किसके अलोंग ड्रॉ किया, लिक्विड के अलोंग, ये टेंजेंट। अब जो एंगल है यहां से आप लिक्विड की तरफ है, और ये जो एंगल है ये है कांटेक्ट। जिस डायरेक्शन में लिक्विड होगा उस डायरेक्शन में ये जो थीटा होगा वही क्या होगा,
कॉन्टेक्ट। अगर मैं वाटर ग्लास सिस्टम में देखूं तो ये जो थीटा की वैल्यू है कि लेस देन 90 है कि ग्रेटर, लेस देन 90, आपको पता लेस देन 90 क्या होता है, एक्यूट है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वाटर ग्लास सिस्टम में जो कॉन्टेक्ट एंगल बनता है वो क्या बनता है, एक्यूट। इन दोनों पॉइंट को नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, मर्करी को देखते हैं। सर वाटर ग्लास सिस्टम में तो 0 होता है ना कांटेक्ट एंगल। थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक। वो प्योर वाटर ग्लास सिस्टम होता है जिसमें एंगल आपका 0 डिग्री माना जाता है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, थियरी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, कौन सा फोर्स ज्यादा है अगर एक्यूट एंगल दिया हुआ है तो। ठीक, अगर एक्यूट एंगल होगा तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा आपका, एडहेसिव फोर्स। ये दूसरा तरीका हो गया क्वेश्चन पूछने का। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कांटेक्ट एंगल इज एक्यूट, देन व्हिच फोर्स इज ग्रेटर। ठीक है, तो आपने कह दिया कि एडहेसिव और कोहेसिव के बीच में कंपैरिजन करना। ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में ये चीज हो रही है। ठीक, तो रियल लाइफ में ये सब चीजें हो रही है, उसको बस हमने एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी, क्या ऐसे ऐसी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग मरकरी ग्लास सिस्टम के बारे में बात करें। अगर मरकरी ग्लास सिस्टम हमने लिया, मरकरी ग्लास, मरकरी ग्लास सिस्टम में जो कोहेसिव फोर्स होता है इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। तो इसमें आपने देखा जो कैपिलरी में जो शेप होगा कुछ ऐसा होगा। कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है एडहेसिव से, कोहेसिव की वैल्यू ज्यादा है तो ये शेप आ रहा है। यहाँ पे आपने बोला कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस वाले पॉइंट पे आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। ये होगा थीटा, थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज। नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए, आपने बुक में इस तरीके के शेप देखे होंगे। मैंने कहा कि वाटर को आपने सरफेस पे गिरा दिया और मरकरी को सरफेस पे गिराया। जब वाटर को सरफेस पे गिराया कुछ ऐसा शेप आ जाता है, ठीक, और जब मरकरी को मैं सरफेस पे गिराता हूँ बिल्कुल प्योर ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहता है वो, जब मरकरी सरफेस पे गिरता है। अब यहाँ पे अगर आपको कांटेक्ट एंगल बनाना है तो मैं कहूंगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, यहाँ से अलोंग द लिक्विड सरफेस में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ये एंगल क्या होगा आपका, थीटा। ठीक, तो देखिए ये वाटर सरफेस सिस्टम में आपका जो थीटा आ रहा है क्या आ रहा है, एक्यूट आ रहा है। एक्यूट। और यहाँ पे मैं करूंगा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे लिक्विड के अलोंग आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया और जहां पे लिक्विड है उस डायरेक्शन में थीटा मेजर किया और थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज। ये मरकरी है, मरकरी सरफेस है
और ये वाटर है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्योर वाटर ग्लास सिस्टम में जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 0 होता है, ठीक? शेप कैसा होगा कैपिलरी ट्यूब में? तो शेप फ्लैट। एक ये है, मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर प्योर वाटर ग्लास सिस्टम। तो ये शेप होगा, या ये शेप होगा? सोच के बताइएगा, जो भी पढ़ा है कांटेक्ट एंगल कैसे डिफाइन किया उसके हिसाब से देखिए क्या आना चाहिए, पहला वाला शेप की सेकंड वाला शेप? सर कॉनकेव। सेकेंड वाला। हाँ सर, सेकंड। ठीक है, ये वाला शेप नहीं होगा। आपने कहा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अलोंग द सरफेस अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये तो 90 डिग्री बन जाएगा ना, ठीक है? तो ये वाला शेप नहीं है। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? ये वाला शेप। इसका मतलब ये कैसा बनता है? हेमिस्फेयर, परफेक्ट हेमिस्फेयर। ये बार एम्स में पूछा था कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे शेप कैसा बनता है आपका वाटर ग्लास सिस्टम। जब भी वाटर ग्लास सिस्टम के बारे में बात करेंगे इसका मतलब वो कैपिलरी ट्यूब है, इस चीज का ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंपल ग्लास में अगर पानी रखा तो आपको ऐसा नजर नहीं आता, ठीक है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलोंग द सरफेस करेंगे तो ये ऐसे ही चला जाएगा प्योर हेमिस्फीयर। नोट कर लिया? यस सर। अब हम लोग कुछ कैपिलरी एक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि अगर जब भी कैपिलरी ट्यूब है तो एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है तो ऊपर की तरफ खींचेगा लिक्विड को, ठीक? तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, आप लोग जानते हैं कि जो जड़ों से जो पानी पहुंचता है लीव्स तक, वो किस एक्शन के कारण पहुंचता है? कैपिलरी एक्शन के कारण। बायो में ये टर्म्स पढ़ते होंगे, ठीक है? और जैसे कि मैं कहूँ कि आपने कहा कि दिया, जब दिया को बंद करते हैं तो आप उसमें रुई डालते हैं, ठीक है? अगर जब रुई को उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो भी तेल है उसके अंदर आपने डाला या घी के अंदर डाला, तो सिंपल एक रुई लीजिए, मतलब एक रुई का गट्ठा ले लीजिए, ठीक? और रुई को उसमें डाल दीजिए और आपने उसको बंद कर दिया, 10 सेकंड के अंदर पूरी रुई चल जाएगी। अब आपने क्या कि वो सेम रुई ली, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया, ठीक? उसके बाद आपने उस दिए के अंदर डाला। अब वो काफी देर तक जलती है, 15 मिनट या आधे घंटे जो भी, ठीक है? तो पहले वाले में और सेकंड वाले में डिफरेंस क्या था? क्या? जो ऑयल था वो कैपिलरी की वजह से स्लोली स्लोली जा रहा था जब फोल्ड करके डाला, और जब उसे एक साथ डाल दिया तो एक साथ उसको ऑयल मिल गया, वो एक साथ बर्न हो जाएगी। तो क्या पहले वाले केस में कैपिलरी एक्शन नहीं हो रहा था और दूसरे वाले केस में कैपिलरी एक्शन हो रहा है? देखिए, जब आप लोग रुई वगैरह किसी को भी जब आप लोग फोल्ड करते हैं तो आप लोग उसमें कई सारे कैपिलरीज बना देते हैं। कैपिलरीज को थोड़ा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा ट्यूब जिसका रेडियस बहुत ही स्मॉल है, जो कि आप उसके खुली आंखों से देख नहीं पा रहे, उसका रेडियस क्या है, ठीक? तो जब आपने रुई को फोल्ड कर दिया
तो उसमें कई सारे कैपिलरीज फॉर्म कर दिए आपने, ठीक। वो जब कैपिलरीज फॉर्म हो गए उसको आपने घी के अंदर डाला, तो धीरे धीरे वो क्या करता रहता है, ऊपर की तरफ पुल करता रहता है लिक्विड को, और वो बंद करता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। और फर्स्ट वाले केस में जब रुई को पूरा सिंपल ऐसे ही आपने डाल दिया, तो उसमें कहीं पे भी कैपिलरी ट्यूब्स नहीं थी, ठीक है। वो पूरा का पूरी की पूरी रुई एक बार में उस लिक्विड में चली जाती है, और अब उसको देखेंगे कि पूरी जो लिक्विड है पूरी रुई में आ जाती है, और एक बार बंद करेंगे पूरी रुई जल जाती है। वो धीरे धीरे बंद नहीं होगी, वहां पे कोई कैपिलरी ट्यूब्स आपने फॉर्म ही नहीं की। जो रुई ऐसे सिंपल उठाया और उसको आपने रख दिया, तो उसमें कैपिलरी ट्यूब्स आपने फॉर्म नहीं किया, फोल्ड करके आपने वो कैपिलरी ट्यूब बना दी, ठीक। और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग खेती करते हैं, तो जो किसान होता है कि जब फसल को काट देता है, ठीक है, तो वो जमीन को ऐसी नहीं छोड़ता, उसकी प्लफिंग कर देता है, ठीक। प्लफिंग का मतलब क्या है, उसको खोद के रख देता है। ऐसे क्यों करता है? सो सॉइल को पोरस बनाने के लिए, ताकि एयर अंदर तक जाए उसमें शायद। अब उसने खेती कर ली है, फसल काट दिया है, अब तो करेगा 6 महीने के बाद उसने खेती, तो अभी से प्लफिंग क्यों कर देगा जमीन की? कैसे? देखिए, जब अगर मैं सिंपल सॉइल के बारे में बात करूं, तो सॉइल्स में क्या होते हैं, कई सारी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। तो क्या करता रहता है, जमीन के अंदर से पानी ऊपर धीरे धीरे आता रहता है उस कैपिलरी एक्शन के द्वारा। और समर के टाइम में किसी भी टाइम में आपको पता है इवेपोरेशन हो जाता है, 30 डिग्री 40 डिग्री इन सब पे इवेपोरेशन हो जाता है, ठीक। वेपराइजेशन इवेपोरेशन बताया था कि दोनों में डिफरेंस होता है। जो इवेपोरेशन है वो लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत धीमा प्रोसेस है, ठीक। तो अगर मैंने सिंपल खेती करने के बाद जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया, तो कैपिलरीज तो बनी हुई है, तो पानी धीरे धीरे ऊपर आता रहता है सरफेस पे, और वो इवेपोरेट होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कई बार देखा होगा कि आपने जो जमीन है वो आप कहते हैं कि सूखा पड़ गया यहाँ, तो क्या होता है कि प्लफिंग नहीं की, तो पूरा पानी जो जमीन के नीचे था वो ऊपर आके इवेपोरेट हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे सूखा पड़ गया। अब जब आप लोग प्लफिंग करते हैं, जब प्लफिंग करते हैं, तो इस कैपिलरीज ट्यूब्स को आप लोग क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। आपने इसको कट कर दिया, तो जिसके कारण जो पानी जमीन के अंदर है वो ऊपर तक नहीं आता, तो इवेपोरेशन से बच जाता है, पानी रहती है जमीन के नीचे। रीजन लिख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्लफिंग क्यों करता है किसान। क्लियर है? अब हम लोग निकालना चाहते हैं कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना राइज किया, वाटर राइज इन कैपिलरी ट्यूब। आपने कहा कि ये लिक्विड है, वाटर है,
इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब को आपने डाला तो वाटर कुछ हाइट तक आ जाता है। तो हमें ये हाइट निकालना है, ठीक। तो अभी मैंने एक तरीका बताया था कि जो कॉनकेव साइड है, वहां पे प्रेशर ज्यादा है। तो कॉनकेव साइड देखिए ऐसा है कि इसका मतलब जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं प्रेशर के ऊपर वाले साइड में प्रेशर के बारे में बात करूं, पी नॉट एयर के कारण, ठीक। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट। अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर कितना होगा, सेम, पी नॉट। लिक्विड तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना, आपने कैपिलरी ट्यूब डाला कुछ देर के बाद वाटर राइज कर गया, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ चुकी है, ठीक। मैं इस कंडीशन पे बात कर रहा हूँ। तो आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे प्रेशर पी नॉट रहेगा, और ये क्या है, आपका कॉनकेव साइड है, ऊपर से भी तो ओपन टू एयर है। तो आपने कहा कि इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना, ऊपर वाले पॉइंट पे पी नॉट। लिक्विड में आपने पढ़ा था कि लिक्विड में अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करूं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करूं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपने कहा कि इस वाले पॉइंट पे प्रेशर था पी नॉट, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में एच हाइट ऊपर जाऊं तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस रो जी एच। इतने अमाउंट से प्रेशर डिक्रीज होगा ना, ठीक। और नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है रो जी एच से। अब कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कॉनकेव साइड वाला प्रेशर ज्यादा है, ये ऐसा शेप बन रहा है। तो मतलब ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है, कॉनकेव साइड वाला। तो यहाँ पे अगर मैं कॉनकेव साइड वाला प्रेशर ज्यादा है तो आपने लिखा पी नॉट माइनस रो जी एच। ये है एक्सिस प्रेशर। इमेजिन कीजिए ये एक क्या है, एक इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है। इसको इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सा कोई स्फीयर का पार्ट होगा ना, ये ऐसा, ठीक। ये एक बड़े से स्फीयर का पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी स्फीयर है, जो ये ड्रॉप, ये बबल जो भी बन रहा है ये, तो यहाँ पे क्या है, एक्सिस प्रेशर, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर, वही तो किया आपने। ये किसके इक्वल होगा, 2T/r, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक। अब यहां से आपने देखा रो जी एच इज इक्वल टू 2T/r, तो आपने कहा H इज इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई रो जी आर। ये R क्या है, इस इमेजिनरी स्फीयर का रेडियस है, ठीक। पहले इसको बना लीजिए, फिर मैं स्मॉल रेडियस के टर्म में बता देता हूँ रिलेशन क्या आता है, 2T cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। वो कैसे आता है बस वो बता देता हूँ। यहां तक नोट कर लिए, यस सर। सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके फिगर बना रहा हूं। ये आपका लिक्विड का सरफेस था, ये तो इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा स्फीयर होगा, उसका पार्ट होगा ये। आपने कहा कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कैपिटल आर, ठीक। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस है स्मॉल आर। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। अभी आपने पढ़ा था कांटेक्ट एंगल, तो कांटेक्ट एंगल यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूं तो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा, ये होगा कांटेक्ट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक।
अब ये बताइए r cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r ना, ये देखिए ट्राइंगल बन रहा, राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, r cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r, कैपिटल R cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r, तो r इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी r। ये फॉर्मूला अमूमन हर एक को याद होना चाहिए, तो याद होगा भी आपको। यहाँ ये होता है वेयर थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। इस पे जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड ही आता है। कैपिलरी एक्शन में जो क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सब चीजें आपको गिवन होगी, जो भी अननोन पैरामीटर होगा आपको निकालने के लिए। और इसमें कई सारी चीजें आती हैं कि आपने कहा सर एच हम लोग निकालेंगे, तो एच ये वाला पार्ट होता है कि यहाँ से मेजर किया जाता है, ये सब पार्ट की इसमें एरर कितना आ रहा है, ये सब इंजीनियरिंग में। आपके में सिंपल ये फॉर्मूला है कि हाँ ये आपने माना कि एच कितना आ रहा है 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी। इस वाले पार्ट पे मैं बेकार में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। किसी को जानना होगा तो बताइएगा, मैं भी इंजीनियरिंग वालों को 2-3 दिन में बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट बुला लूंगा, बैठ जाइए, ठीक है। जान सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन क्लास में इसको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वाले क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आपने कहा, मैंने कहा कि वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है, इसमें आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब को डाल दिया, ये कैपिलरी ट्यूब डाल दिया, ठीक। आपने कहा कि मान लीजिए कि जो इसमें पानी आ रहा है ऊपर तक, ये आ रहा है 20 सेंटीमीटर, जो हाइट ऑफ वाटर है इन कैपिलरी ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। ये गिवन डेटा है, आपके पास कैपिलरी ट्यूब था, उसको पानी में डिप किया तो आपने देखा 20 सेंटीमीटर तक पानी आपका राइज कर गया। अब क्वेश्चन क्या चेंज किया मैंने क्वेश्चन ये कहा कि अगर इस ट्यूब को मैं अंदर सबमर्ज कर दूं लिक्विड में, मैंने क्या किया, इस ट्यूब को वाटर के अंदर सबमर्ज कर दिया, अब पानी के बाहर कितना हिस्सा है, 5 सेंटीमीटर। सेकंड केस में आपने क्या किया, वही पानी था लेकिन इसको आपने सबमर्ज कर दिया और ज्यादा अंदर, अब ये कितना बाहर है, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसमें मैंने पूछा कि जो वाटर है वो ओवरफ्लो होने लगेगा या वाटर इसी सरफेस तक आएगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। वाटर ओवरफ्लो करेगा कि नहीं करेगा, पहले इसके बारे में बताइए। नहीं करेगा। क्यों? वाटर ओवरफ्लो क्यों नहीं करेगा? क्या क्या? कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ जाएगा, क्यों?
थीटा इंक्रीज हो जाएगा। ओवरफ्लो करेगा कि नहीं करेगा, पहले उस वाले पार्ट पे सोचते हैं। वो तो सही कहा आपने कि हाँ कॉन्टेक्ट एंगल बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो बेसिक को ध्यान में रखिए। वाटर ऊपर क्यों आता है? कैपिलरी राइज क्यों होता है वाटर कैपिलरी ट्यूब में? क्योंकि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है। बेस यही है ना कि एडहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो क्या करता है, वाटर को पुल करता रहता है ऊपर की तरफ। ठीक, अब मैंने कहा, आपने कहा कि शुरुआत में तो ये 20 सेंटीमीटर तक पानी राइज हो रहा था। अब मैंने अगर कैपिलरी ट्यूब को अंदर कर दिया, लेकिन 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर वाला जो पानी है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी ऊपर तक आ रहा था, क्योंकि सरफेस यहां तक था। ये जो ग्लास है ये यहां तक है, तो एडहेसिव फोर्स लगाएगा ना यहां तक कि ऊपर आओ। लेकिन यहाँ पे तो इस आगे, इसके आगे अगर हम लोग देखें तो वाटर, ये ग्लास सिस्टम तो है ही नहीं, तो इसके आगे वाटर कैसे पुल कर सकता है ऊपर की तरफ? क्योंकि एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स। इसके बाद 5 सेंटीमीटर के बाद तो ग्लास है ही नहीं, ग्लास नहीं है तो एडहेसिव फोर्स कहां से होगा? और अगर एडहेसिव फोर्स नहीं है तो वाटर को पुल कैसे कर सकता है ऊपर? और आया समझ में कि पानी तो 5 सेंटीमीटर तक ही आएगा, उसके ऊपर क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई ग्लास नहीं है, तो एडहेसिव फोर्स के लिए कुछ है ही नहीं कि एडहेसिव फोर्स के कारण पानी ऊपर राइज करे। तो पानी 5 सेंटीमीटर तक ही आएगा। अब डिफरेंस कहां पे प्रोड्यूस होगा? डिफरेंस ये आ जाएगा पहले वाले में और सेकंड वाले में, कि आपने कहा, जैसे भी ऋतिक ने बताया कि H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर, ये हमने फॉर्मूला निकाला था। अगर यहाँ पे कैपिलरी राइज आपका कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, H की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर दोनों केस को देखें तो पहले ये 20 सेंटीमीटर तक राइज हो रहा था, अब ये 5 सेंटीमीटर तक राइज हो रहा है, जिसका मतलब H की वैल्यू डिक्रीज हुई। H की वैल्यू डिक्रीज हुई तो सरफेस टेंशन तो सिंपल हमेशा वो लिक्विड पे डिपेंड करता है। अगर वाटर है तो सरफेस टेंशन हर जगह उसका वही सेम ही रहेगा। डेंसिटी G(R)(2) ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब cos थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अगर H की वैल्यू डिक्रीज होगी तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब थीटा इंक्रीज करेगी। ठीक है, और थीटा इंक्रीज करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पहले ये ज्यादा कॉन्केव बन रहा था, अगर और मैं ज्यादा सबमर्ज करता जाऊंगा, जैसे जैसे कैपिलरी को अंदर सबमर्ज करते जाऊंगा लिक्विड में, तो ये जो सरफेस होगा उतना ही ज्यादा फ्लैट होता जाएगा, सरफेस फ्लैट होता जाएगा। पहले ये कॉन्केव था, ठीक, अब जैसे और मैंने कैपिलरी को अंदर डाल दिया तो ये सरफेस फ्लैट होता जाएगा, लेकिन कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा ये बताइए, अगर ये पानी की जगह मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मरकरी, तो क्या होता? मरकरी में कैपिलरी ट्यूब को डाल देता, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि मरकरी के केस में जो थीटा होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसका मतलब H की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, और H की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मरकरी में, ये मरकरी है,
ये मरकरी है। मरकरी में अगर कैपिलरी ट्यूब डाल दूं तो इसमें मरकरी राइज नहीं होने वाला क्योंकि H नेगेटिव है। ठीक, तो मरकरी यहाँ पे राइज नहीं होगा, वो नीचे रहेगा। शेप ऐसा होगा ना, मरकरी ये होगा शेप, क्योंकि H नेगेटिव है, H इज नेगेटिव, तो मरकरी राइज नहीं होगा अगर मैं इसको कैपिलरी ट्यूब में डालूं। सर अगर हम इसको सबमर्ज करने की बजाय ऊपर की तरफ पुल करें तब तो मरकरी राइज होगा ना? मतलब क्या बोल रही हैं? जैसे आपने फर्स्ट केस में इसको सबमर्ज किया, अगर हम इसको जैसे सबमर्ज करने की बजाय ऊपर की तरफ पुल करें कैपिलरी ट्यूब को तो राइज होगा ना? हाँ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो गया, सरफेस टेंशन वाला। ठीक है, सरफेस टेंशन अगर मैं फ्लूइड में कहूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरी का क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए फ्लूइड से रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है, कई बार होता है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं समझ में नहीं आते इसमें है क्या। अगर उसमें ऑप्शन में अगर कहीं पे भी नजर आए सरफेस टेंशन या कहीं पे कैपिलरी के बारे में बात कर रहे हैं, आंख बंद करके उसको मार्क कर दीजिएगा। 99% चांस होता है कि वही करेक्ट होगा। वैसे तुक्का मत मारिएगा, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक, आपने क्वेश्चन पढ़ा और तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कह क्या रहा है, लेकिन एक ऑप्शन नजर आया जिसमें वो सरफेस टेंशन या कुछ ऐसा कैपिलरी टाइप के कुछ बातें कर रहा था, उसको आंख बंद करके मार्क कर दीजिए, वही आंसर होगा। मैंने अमूमन ऐसा देखा है। ठीक है, कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पे भी एक ही तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर उसमें 2-3 ऑप्शन मिल गए फ्लूइड से रिलेटेड, तब थोड़ा वेट कर लीजिएगा, फिर मत कीजिएगा मार्क। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को तुक्का नहीं मारना है, एक भी तुक्का मत मारिएगा, आदत में शामिल रखिए। हम लोग एक लास्ट पार्ट करते हैं एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। ठीक, ये इस पे एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आया है, एम्स इस पे क्वेश्चन पूछता था, तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के हम लोग एक एक डिराइव करेंगे। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का मतलब क्या हुआ? प्लीज माइक को म्यूट कर दीजिए आप सभी लोग, किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि बकेट में पानी रखा हुआ है। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बकेट को मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बकेट को क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं विद एक्सेलरेशन ए। आपने कहा ये बकेट में पानी है जिसकी हाइट है h और ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं विद एक्सेलरेशन ए। याद कीजिए वेइंग मशीन में लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो मेरे को हैवी वेट लगता है, लिफ्ट से नीचे की तरफ आता है थोड़ा सा लाइट वेट लगता है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। जी इफेक्टिव यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी प्लस ए। अगर यही सिस्टम नीचे जा रहा होता है एक्सेलरेशन से, जी इफेक्टिव कितना हो जाता, जी माइनस ए। ठीक है, और रेस्ट पे रहेगा तो क्या होगा, जी इफेक्टिव जी के इक्वल, जो हम लोग पढ़ा सुनो। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया, नोट करते जाइए फॉर्मूले। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तीनों केस लिख लीजिएगा कि जब लिक्विड ये बकेट रेस्ट पे है तो जी इफेक्टिव क्या है, नीचे जा रहा है तो जी इफेक्टिव क्या है, ऊपर जा रहा है तो जी इफेक्टिव क्या है। तो हमारा प्रेशर आ जाएगा तीनों केस में कि लोएस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा बकेट पे।
सेकंड आता है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो बकेट है इस बकेट को इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद एक्सीलरेशन ए। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यार जब मैं बकेट में पानी लेके थोड़ा सा मूव करूं, या बकेट रेस्ट पे था, मैंने उठाया और तेजी में मूव किया, मतलब कि मैंने क्या किया, बकेट को एक्सीलरेट किया, पानी कहां से गिरता है, आगे से गिरता है कि पीछे से गिरता है? पीछे से। या किसी के बकेट से पानी आगे से गिरता है, ऐसा कोई है? नहीं, बकेट में पानी पीछे से गिरेगा, ठीक है। वो हम लोग स्यूडो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा रहे। तो मैं सिंपल कह रहा हूं कि अगर मैं ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहा हूं, तो ये जो पानी होता है ये कुछ ऐसा शेप ले लेता है, ऐसा शेप, पानी ऐसा शेप ले लेता है, ठीक। तो आपने कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ये जो थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा इज इक्वल टू a बाई टी, कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल सब्सटेंड करेगा वाटर सरफेस, वो क्या है a बाई टी। क्लियर है? थर्ड, आपने कहा कि ये tan थीटा इज इक्वल टू a बाई टी होगा, और क्या बोल रहा हूं? आपने कहा कि आप बकेट को a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में बकेट को a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो जो लिक्विड है उसने ऐसा शेप ले लिया, तो ये सरफेस है, ये वाटर सरफेस है। इस सरफेस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी, इस सरफेस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी, वो सब आपकी इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी। मतलब कि इस सरफेस के पैरेलल, मैंने कहा कि एक पॉइंट यहां पे है ए और एक पॉइंट यहां पे है बी, तो ए और बी पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ते हैं कि सेम सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम, तो उसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल। पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोस्टैट में आता है ये इक्विपोटेंशियल। चलिए, नोट कर लिया? यस। फोर्थ, आपने कहा ए एक्सीलरेशन से यहां मूव कर रहे थे, लिक्विड कुछ ऐसा शेप ले लिया लिक्विड ने। चलिए, लिक्विड ने ऐसा शेप ले लिया, मैंने 2 पॉइंट्स लिए, मैंने कहा कि एक पॉइंट यहां पे है ए, जो कि ऊपर वाले से कितनी हाइट पे है, h डेप्थ में है, और सामने वाले सरफेस से कितनी पीछे है, l डिस्टेंस पीछे है, ठीक। तो जो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, ए पॉइंट पे प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो जी एच, और एक और फॉर्मूला क्या है, P नॉट प्लस रो एल ए। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एल लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले एक्सीलरेशन को ले लीजिएगा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस एच लेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन एक्सीलरेशन ले लीजिएगा जी। तो एक सिंपल से इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, एम्स ने पूछा था, बिल्कुल, ताकि फॉर्मूले के साथ साथ क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। उसने बोला कि ये आपका यू शेप ट्यूब है,
इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ यू शेप ट्यूब है, तो इसका मतलब दोनों कॉलम में जो हाइट होगी लिक्विड की वो सेम होगी, ठीक। ये एल लेंथ है। अब आपसे कहा गया कि मैंने क्या किया, इसको ए एक्सेलरेशन से मूव किया राइट डायरेक्शन। अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से मूव करूं राइट डायरेक्शन में, तो लिक्विड किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट। ठीक है, तो जब मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं ए एक्सेलरेशन से, तो आपसे पूछा गया डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस इन हाइट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितना हाइट में डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। तो आप मान लीजिए आपने कहा कि लिक्विड यहां तक आ गया, ये लिक्विड है और इसमें लिक्विड यहां तक आ गया, लिक्विड ऐसे क्या है ना शेप, ठीक। इसको बाल्टी समझ लीजिए, बकेट, तो इसने तो ऐसी शेप ले लिया ना, देखिए अगर ये बकेट होता तो लिक्विड ऐसी शेप लेता, ठीक। तो आपने कहा कि ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कितना है? थीटा। तो जो लिक्विड के हाइट का डिफरेंस है वो यही है ना, एच, हमें एच निकालना है। तो यहां पे अगर हम लोग देखें टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है? एच डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू ए अपॉन जी, यही होता है ना। यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी ए एल डिवाइडेड बाई जी। जो फॉर्मूला पढ़ा था बस उसी को अप्लाई करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि बकेट को हमने एक्सेलरेट किया, क्या हुआ? अब मैं कह रहा हूं जो बकेट है इसको आपने रोटेट कर दिया, इसमें पानी भरा हुआ था, इसको आपने रोटेट कर दिया ओमेगा से। आप कभी बाउल को देखिएगा, बाउल में थोड़ा पानी भर दीजिए और उसको सिंपल टेबल से ऐसे रोटेट करके देखिए, तो पानी होगा ना उसके आउटर वाले सरफेस से गिरने लगेगा, ठीक है। तो अगर इसको घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका शेप कैसा आता है, पानी का शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि अगर मैं बकेट को रोटेट कर रहा हूं ओमेगा वेलोसिटी से, तो यहाँ पे जो ये जो पानी का शेप आया है, तो ये कर्व कैसा है, कैसा कर्व है? ये पैराबोला है, सर्कल है, हाइपरबोला है? पैराबोला। ये कैसा कर्व होता है? पैराबोला, ठीक है। और सेंटर को ओरिजिन मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को आपने ओरिजिन मान लिया, ये डिस्टेंस मानिए x, तो ये हाइट हो जाएगी y। तो सिंपल इक्वेशन ऑफ कर्व की वो पाथ कैसा है, इन सब का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x, यही होता है ना। अगर लीनियर होगा तो हम लोग बताते लीनियर है, सर्कल है, पैराबोला है, सब स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपके पास। तो जो y और x के बीच में जो रिलेशन आता है, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेंस वाले जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट उनको कहता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर मैं रोटेट करूँ तो जो इक्वेशन ऑफ कर्व आता है आपका लिक्विड का, वो क्या होता है? y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब आपने कहा किसको आपने रोटेट किया, तो ये कितना हाइट ऊपर चला गया, इसका मतलब ये x था ना सेंटर से,
तो ये डिस्टेंस आपने कही ये रेडियस के इक्वल है। तो अगर मैं x की जगह r पुट कर दूं तो ये h आ जाएगा ना, यस सर। यही तो है सिंपल। ठीक, तो अगर x की जगह r पुट कर दूं, x इज इक्वल टू r, तो मेरे को h मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सर आपने कल वो क्वेश्चन पूछा था, वो सोप बबल में 2 सरफेसेस क्यों लेते हैं? अभी दोबारा आ रहा हूँ, बस एक पार्ट और उसके बाद उसी पार्ट पे आ रहा हूँ। अब इसमें देखिए जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपने कहा कि बकेट को रोटेट किया तो इसने ऐसा शेप ले लिया। तो ये जो पानी है इस कर्व्ड पार्ट में है, इसका वॉल्यूम कितना है? इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2। आर तो पता ही रेडियस है और ये क्या है एच। सर ये दोनों साइड का वॉल्यूम है या ओनली वन साइड का? पूरा पूरा नहीं, पूरा शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम, अच्छा, शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम। तो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लीजिए, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। तो इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उस इमेजिनरी सिलेंडर के वॉल्यूम का आधा वॉल्यूम होता है ये जो पानी है। तो इसमें मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं ना कि मैंने कहा कि बकेट जो पूरा भरा हुआ था, ठीक, अब उसको आपने रोटेट कर दिया 2 रेडियन पर सेकंड से, तो कितना पानी नीचे गिर गया? कौन सा पानी नीचे गिरा होगा? ये वाला पानी नीचे गिर गया होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 2। ठीक, सब वैल्यू तो निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह सब आपको पता है, आर पता ही है आपको, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोगों का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया फ्लूइड का। ठीक है, जिसमें 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन का कोई मतलब फॉर्मूले पे आगे नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, कल जो क्वेश्चन पूछा था 2t/r और 4t/r, जो आप लोग कह रहे थे कि एयर बबल है तो उसमें सिंगल लेयर है और सोप बबल है तो उसमें 2 लेयर। सिंगल लेयर होगा तो फॉर्मूला होगा 2t/r, और अगर 2 लेयर होंगे तो फॉर्मूला होगा 4t/r। क्यों, कैसे 2 लेयर और सिंगल लेयर का मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। सर मैं बताऊं? बोलिए बोलिए। सर सोप बबल में जो दोनों लेयर होती है उनके बीच में एक मतलब नोटिसेबल थिकनेस होती है, और जो वाटर बबल में वो थिकनेस नेग्लिजिबल होती है। आई मीन मतलब उसमें हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल की लेयर्स होती हैं, तो इसीलिए हम दोनों लेयर को कंसीडर करते हैं। और वाटर बबल में मतलब होती तो 2 लेयर हैं बट थिकनेस उसमें नेग्लिजिबल होती है, तो हम उसको एक ही लेयर मानते हैं। चलिए, और कोई? यस सर। सर जो सोप बबल होता है ना वो सरफेस पर बनता है ना, तो उसके अंदर भी एयर प्रेशर होगा और बाहर भी होगा, पर जो एयर बबल होता है ना वो वाटर में बनता है, तो उसके सिर्फ अंदर वाला हम प्रेशर लेंगे ना, क्योंकि अंदर वहां पे एयर प्रेजेंट होगी, तो एयर उसकी लेयर पे प्रेशर लगा रही होगी, तो जिसकी वजह से वो फॉर्मूला में 2 आता है। देखिए, इनका रमा का आंसर ज्यादा करेक्ट है। आप एक्सेस प्रेशर में जा रही हैं तो वहां पे तो समझ में नहीं आ रहा कि अंदर एयर है, उसके कारण 2 आ जाएगा। प्रेशर है ना, वही तो मेरे को निकालना है, मेरे को तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। और एक्सेस प्रेशर में बस चेंजेस कहाँ पे आ रहा था? सिर्फ टेंशन, जो सरफेस टेंशन था उसके कारण जो फोर्स था। अगर सिंगल लेयर होगी तो फोर्स लगेगा सिंपल T इंटू एल, अगर 2 लेयर होंगे तो फोर्स लगेगा 2TL। बस यही हो रहा था ना।
तो अभी जैसे रमन ने बताया कि जो सोप बबल होता है तो उसमें जो लेयर की थिकनेस होती है वो नेग्लिजिबल नहीं होती। जो सोप बबल में जो थिकनेस होती है लेयर की वो नेग्लिजिबल नहीं होती, लेकिन एयर बबल में जो थिकनेस होती है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होती है, इतनी थिन थिकनेस होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर बबल में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि एक ही लेयर है, लेकिन सोप बबल में हम लोग उस थिकनेस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 2 लेयर मानते हैं। इसलिए हम लोग फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे कि सिंगल लेयर है तो क्या होगा फॉर्मूला 2T/R, अगर 2 लेयर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा 4T/R। इसलिए जब मैं कैपिलरी राइज करवा रहा था तो किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं कि मैंने एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R लिख दिया, मैंने 4T/R नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे एयर बबल बन रहा था, सिंगल लेयर था। इमेजिन कीजिए जो इमेजिनरी स्फीयर बनाया था ना वो एयर बबल था, ओपन टू एयर था ना, तो मतलब के अंदर एयर है, तो आपने उस इमेजिनरी स्फीयर को क्या मान लिया, एयर बबल मान लिया, तो सिंगल लेयर के लिए आपने 2T/R लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों का फ्लूइड कंप्लीट हो गया है। आप लोग भी प्लीज सभी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक। और अब असाइनमेंट पे आप लोग देखेंगे प्रेशर पे कुछ 1-2 अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसका असाइनमेंट पे मैं वेट कर रहा हूँ कि कौन पूछेगा, तब मैं उसको डिस्कस करूँ। सर अपडेट आ गई। अच्छा डेट आ गई, हाँ हाँ बताइए। अपडेट अपडेट अच्छा अपडेट आ गई, अच्छा इन लोगों के चेहरे उतर गए। हाँ अच्छा क्या अपडेट आई? सर की वॉइस ब्रेक हो रहा है, किसने क्या कहा समझ में नहीं आया। 2 बार ही होगा। अच्छा 2 बार कंफर्म होगा, यस सर। अच्छा तो उसके लिए कुछ प्रोबेबिलिटी बताए कि कब होना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया। जुलाई में ही कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। जुलाई में पहला अटेम्प्ट? हाँ वो कह रहे हैं जुलाई में फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। अच्छा मतलब कि आफ्टर बोर्ड ही होगा, जो भी होगा पहला अटेम्प्ट भी होगा तो चलिए फिर ठीक है, तो हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन करते हुए चलेंगे। तो जब तक डेट डिक्लेयर नहीं होगी उसके हिसाब से स्पीड में यही रखूंगा, ठीक। क्योंकि अगर 3 महीने पहले अगर खत्म करवा दिया आप लोग उसी पे वापस पहुंच जाएंगे। वो आप लोग सोचते हैं ना कि सिलेबस जल्दी खत्म होगा तो मैं 3 बार रिपीट कर लूंगा 3 महीने में, कहीं 3 बार रिपीट नहीं होना, जो पढ़ा होगा ना वो भी गायब हो जाएगा। कोरोना ने तो इतना मौका दिया था रिपीट करने का, मई में पेपर था, करवाया सितंबर में हुआ था, हाँ सितंबर में, तो जो लीजिए जून जुलाई अगस्त 3 महीने दिए थे उसने। सर नीट ही तो जो प्रिपरेशन जो अच्छी प्रिपरेशन थी ना वो खराब हो गई, ठीक। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको ज्यादा टाइम लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ, इससे ज्यादा मिला तो आप लोग खुद बर्बाद कर देंगे अपने आप को। इसलिए आप तो ध्यान में रखिए जब भी आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे तो दिसंबर से स्टार्ट करते थे कि जैन तक खूब रट लें और फरवरी में जाके एग्जाम दे दें, ठीक। 1-1.5 महीने में कर लेते थे, ठीक है। तो चलिए अगर ये ऐसी बात है तो हम लोग पास काफी एनफ टाइम है, तो जो जो चैप्टर्स हैं आपके मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में आप लोगों को थोड़ा डामाडोल होता है, क्योंकि वहां पे बहुत तेजी से फैकल्टी निकल जाती है, टाइम उसके पास भी नहीं होता। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। आपको लगता है कि मेरे को तो सब आता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और आता भी होगा, लेकिन हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाएगा जो फिजिक्स में ही बताई जाती है, ठीक। और जो है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर वगैरह पे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो आपको आखिर में उसको रटना पड़ जाता है कि ये होता है, बस उसको रटना है आपको, तो रटेंगे नहीं हम लोग, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो उतना टाइम मिल जाएगा मेरे को बताने का। और आपका चैप्टर आता है एसएचएम एंड वेव, ज्यादातर बताए इसको बहुत तेजी में उड़ाते हैं, और कई जगह होता है कि हाँ फैकल्टी इसलिए तेजी में उड़ाता है कि चैप्टर में उसका कमांड नहीं होता। मैं रियलिटी बताऊं, एसएचएम वेव, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस
4 चैप्टर से फैकल्टी बचती है अमूमन। अगर आपने इसके पीछे रीजन पूछा तो रीजन नहीं बता पाएंगे, फॉर्मूला जरूर बता देंगे कि हाँ ये होता है फॉर्मूला, इसमें ये करना है। और अगर आपने ज्यादा पूछा इतना करो मेडिकल निकालोगे। यस सर, गोयल सर। ठीक है, हाँ नहीं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं इन जनरल बातें कर रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग उस वाले पार्ट पे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे भी थ्योरी का क्वेश्चन आया तो उसको आप लोग अटेम्प्ट कर पाए। देखिए थ्योरी के क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होते हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं, क्या फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर के लिए हमारे पास एनएफ टाइम मिल गया अगर जुलाई में हो रहा है तो पहला। ठीक, तो हम लोग अप्रैल एंड तक या मई मिड तक मैं सिलेबस को लेके जाऊंगा। मैंने पहले बोला 1.5-2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आप लोगों को रिवीजन में। अब खुद सोच के चलिए, अगर मान लीजिए एसएचएम वेव चल रहा है, एसएचएम में मैं अमूमन 3 या 4 लेक्चर लेता हूँ, अब मैं कम से कम 5 से 6 लूंगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दूंगा। तो अगर 5-6 लेक्चर आपको एसएचएम के लिए मिल रहा है, इसका मतलब आप भी अपनी तरफ से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम लोग एक वीक पूरा एसएचएम लेके चल रहे हैं तो जितने क्वेश्चन आपको लग सकता है कि हाँ रोज लगा सकते हैं आप लोग, एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। डाउट सेशन अगर मैं 1 ले रहा तो उसको 2 कर दूंगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा तभी मैं उस चैप्टर को पढ़ूंगा। अभी आपको मिल रहा है ना उस चैप्टर को पढ़ने का पूरा टाइम, अभी उस पर कमांड रखिए कि मैं अभी उस चैप्टर को कंप्लीट करूं। मैं बाबा बता रहा हूं, एसएचएम क्लियर होगा तभी वेव क्लियर होगा, वेव क्लियर होगा तभी वेव ऑप्टिक्स क्लियर होगा। आप लोग कहते हो नहीं मेरे को वेव ऑप्टिक्स तो आती है, मैं कभी नहीं मान सकता, जिसको एसएचएम नहीं आती वो वेव ऑप्टिक्स नहीं जानता। अभी हम लोग कोरिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सब टर्मिनोलॉजी कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो कल आपका फ्लूइड का डाउट अगर ज्यादा होगा तो परसों स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग परसों से एसएचएम स्टार्ट करेंगे। और एक दिन में मेरे ख्याल से फ्लूइड में ज्यादा डाउट आने नहीं चाहिए। ठीक है, एक ही चैप्टर है ना, वो तो थर्मल में थे 3 चैप्टर थे, इसलिए उसमें 3 दिन का टाइम लग गया। तो कल फ्लूइड्स के डाउट हैं। ठीक है सर वो आप फ्राइडे को डाउट्स का तो आप हाँ, मैं वो रखोगे? टाइम बता दूंगा, मैं कल ही टाइम बता दूंगा कि जिसको पुराने चैप्टर्स में जिसको डाउट है फ्राइडे को टाइम बता दूंगा, उसमें वो लोग पूछ सकते हैं। सर 1:15 तक तो हमारा टेस्ट है और सुबह बायो क्लास। हाँ ठीक है, उसके बाद ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।